हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से यूनिट 3 चैप्टर 6। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे संतुलितकालीन प्रशासन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंट्रल पीरियड। संतुलितकालीन प्रशासन में सुल्तान का पद सर्वोच्च होता था। वह प्रशासन के लिए उत्तरदायी था और सेनाओं का भी सर्वोच्च अधिकारी था। संतुलित काल का प्रशासन मूलतः सैनिक प्रशासन था। सुल्तान कानून और न्याय व्यवस्था के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। हालांकि वह स्वयं प्रधान न्यायाधीश का काम करता था और अन्य न्यायाधीशों के फैसलों के विरुद्ध सुनवाई करता था। सुल्तान की प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए मंत्री होते थे, जिसकी नियुक्ति सुल्तान स्वयं करता था। प्रशासन में प्रमुख पद वजीर का था, जो कर विभाग का विशेषज्ञ माना जाने लगा था। इसके अंतर्गत आय व्यय का लेखा जोखा विभाग को भी सम्मिलित किया गया था। वजीर के बाद प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग दीवान ए अर्ज अथवा सैनिक विभाग था। इसका अध्यक्ष आरिज ए मालिक कहलाता था। चूंकि सुल्तान स्वयं सैनिक विभाग संभालता था, अतः आरिज का मुख्य कार्य सैनिक भर्ती, शस्त्रागार की जांच तथा वेतन बांटना था। संतुलितकालीन प्रशासन के अन्य विभागों में दीवान ए रियासत, दीवान ए ईसा तथा बरीद मुख्य थे, जिसके माध्यम से प्रशासन का कार्य किया जाता था। संतुलितकालीन प्रशासन प्रणाली पूर्व की शासन प्रणाली के समान थी, यानी पहले के शासन प्रणाली के समान थी। दोनों प्रकार की प्रणालियों में शासक ही कार्यकारिणी और सेनाओं का प्रमुख होता था तथा न्याय का स्रोत माना जाता था। दोनों ही प्रकारों में राजा की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी और भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी भी लगभग समान थे। मुगल कालीन प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन इन द मुगल पीरियड। मुगल कालीन प्रशासन का गठन नौकरशाही की पद सोपानबद्ध पद्धति के अनुसार थी। मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था में कर्मचारियों की भर्ती के लिए निश्चित न तो हुए भी इनकी लोक सेवा कुशल थी। मुगल कालीन प्रशासन के संगठन को निम्नलिखित 3 स्तरों पर विस्तार से समझा जा सकता है। फर्स्ट है मुगल साम्राज्य में केंद्रीय शासन, मुगल साम्राज्य में प्रांतीय शासन, मुगल साम्राज्य में स्थानीय शासन। मुगल साम्राज्य में केंद्रीय शासन का क्या मतलब है? इसका फर्स्ट पॉइंट है बादशाह। मुगल कालीन प्रशासन में सम्राट या बादशाह का पद सर्वोच्च था। समस्त शासन शक्तियां सम्राट में निहित थी। बादशाह साम्राज्य का प्रधान होने के साथ साथ प्रधान, सेनापति, मुख्य न्यायाधीश तथा धार्मिक क्षेत्र का भी प्रधान था। सेकंड पॉइंट है मंत्रिपरिषद। साम्राज्य की शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से परिचालन हेतु सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की भी स्थापना की गई थी। इनकी नियुक्ति सम्राट ही करता था। मंत्रिपरिषद में शामिल विभाग थे। कौन कौन से विभाग थे? वजीर, दीवान ए आला, मीर बख्शी, खान ए समा, सदर ए सुदूर, मुहातसिब, मीर आतिश, काजी उल कुजात, दरोगा ए डाक चौकी। ये कौन थे? मंत्रिपरिषद में शामिल थे। साम्राज्य में बादशाह के बाद सबसे ऊंचा पद वजीर या मंत्री प्रधानमंत्री का होता था। उसके बाद दीवान का पद होता था, जो राजकोष विभाग का अध्यक्ष था। सैन्य विभाग का अध्यक्ष मीर बख्शी कहलाता था। घरेलू विभाग का प्रधान खान ए समा कहलाता था। सदर ए सुदूर के पास दान विभाग, न्याय विभाग तथा शिक्षा विभाग था। मुहातसिब के अधीन सार्वजनिक आचरण का परीक्षण वाला विभाग था। तोपे खाने विभाग का प्रधान मीर आतिश था। काजी उल कुजात
का प्रधान कार्य न्याय की समुचित व्यवस्था करना था। काजी उल कुजात का क्या कार्य था कि समुचित जो न्याय की समुचित व्यवस्था है उसे करना था। डाक विभाग का अध्यक्ष दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। इसके अतिरिक्त केंद्र में कुछ अन्य अधिकारी भी थे, जैसे मीर बहर यानी नौसेना का अधिकारी, मीर बार वन अधीक्षक तथा दरोगा ए टकसाल यानी टकसाल प्रबंधक। मुगल साम्राज्य में प्रांतीय शासन, इसका फर्स्ट पॉइंट है मुगल कालीन प्रशासन में स्थापना के साथ कोई प्रांतीय शासन जैसी व्यवस्था नहीं थी। इन शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अकबर ने लागू किया। आईने अकबरी नामक पुस्तक से इस बात की जानकारी भी प्राप्त होती है। सेकंड पॉइंट है मुगल साम्राज्य कुल 12 प्रांतों में विभाजित था तथा प्रत्येक प्रांत में कुछ आवश्यक अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी। प्रांतीय शासन का प्रधान सूबेदार कहलाता था। वह प्रांतीय सेना का प्रधान सेनापति भी होता था। न्यायाधीश के रूप में सूबेदार को अपने प्रांत में प्रारंभिक और अपीलीय दोनों अधिकार प्राप्त थे। सूबेदार के बाद प्रांत का दूसरा अधिकारी दीवान होता था। सूबेदार के कार्यों में सहयोग देना तथा प्रांत की गतिविधियों की संपूर्ण सूचना केंद्र को भेजना दीवान का मुख्य कार्य था। इसके अतिरिक्त सदर यानी दान विभाग का प्रधान, आमिल यानी मालगुजारी वसूलना, बख्शी यानी भूमि का वार्षिक आय व्यय संबंधित कार्य, पोतदार यानी राजकोष संबंधी कार्य, फौजदार यानी न्याय संबंधी कार्य, कोतवाल यानी नगर में शांति व्यवस्था बनाना तथा खबर नबीस यानी सूचना वाहक आदि अन्य अधिकारी भी प्रांतीय शासन के अंग थे। मुगल साम्राज्य में स्थानीय शासन, इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक दृष्टि से प्रांत 3 भागों यानी सरकार, परगना तथा ग्राम में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत अनेक सरकारों जिलों में विभक्त था। फौजदार इसका सर्वोच्च अधिकारी था। सरकार में शांति व सुव्यवस्था बनाना इसका प्रमुख कर्तव्य था। प्रत्येक सरकार जिला अनेक परगना में विभक्त था। सिकदार इसका सर्वोच्च अधिकारी था जो फौजदार के अधीन था और मुख्य कार्य परगने में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। इसका सेकंड पॉइंट है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गांव का प्रधान अधिकारी मुकद्दम कहलाता था। इसका प्रमुख कार्य लगान वसूल करना, सुव्यवस्था बनाए रखना तथा सरकारी कर्मचारियों की मदद करना था। गांव का दूसरा प्रमुख अधिकारी पटवारी कहलाता था जो भूमि के लगान से संबंधित बातों का ध्यान रखता था। ब्रिटिश कालीन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इन द ब्रिटिश पीरियड। भारत में ब्रिटिश प्रशासन का बीज रूप में प्रारंभ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। 1755 ईस्वी तक एक व्यापारी संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अस्तित्व भली भांति स्थापित कर चुकी थी। 1757 ईस्वी की प्लासी युद्ध के पश्चात भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ी और 1773 से 1858 तक समय ऐसा रहा जिसे हर दोहरे शासन का काल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम दोहरे शासन का काल कहते हैं। कंपनी का शासन तो रहा ही किंतु ब्रिटिश संसद भी भारतीय प्रशासन संबंध मामलों में अधिकाधिक रुचि लेने लगी। 1857 ईस्वी की क्रांति ने एक जबरदस्त परिवर्तन का आधार तैयार कर दिया और 1858 से भारत में प्रत्येक ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई। भारत में थर्ड पॉइंट है इसका, भारत में ब्रिटिश शासन मोटे तौर पर एक जिला आधारित प्रशासन रहा जिसमें प्रतिष्ठा और पद सोपान, वेतन स्तर आदि के भारी भेदभाव के साथ साथ केंद्रीय प्रशासन और राज्य स्तरीय प्रशासनों के लिए 2 भिन्न दिशाएं उभरी। राजस्व और विधि व्यवस्था इस प्रशासन के मूल आधार बने। संवैधानिक रूपरेखा, संसदीय तथा संघीय विशेषताएं।
आधुनिक अर्थों में संसदीय शासन प्रणाली तथा संघीय ढांचे का प्रारंभ व विकास लगभग 2 शताब्दियों तक ब्रिटेन के साथ भारत के संबंधों से जुड़ा हुआ है, परंतु यह मान लेना सही नहीं होगा कि बिल्कुल ब्रिटेन जैसी संस्थाएं पूर्ण रूप से कभी भी भारत में स्थापित हुई। आज जिस रूप में भारत की संसदीय तथा संघीय व्यवस्था को हम देखते हैं, उसका विकास भारत में हुआ, लेकिन यह भी सत्य है कि इसके पीछे ब्रिटिश शासकों द्वारा कई टुकड़ों में किया गया संवैधानिक सुधार था, जो निम्न है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका फर्स्ट पॉइंट है, कंपनी डायरेक्टरों को ब्रिटिश संसद ने कंपनी के राजस्व, दीवानी एवं सैन्य प्रशासन से संबंधित मामलों से अवगत कराने का निर्देश दिया। सेकंड पॉइंट है, इस अधिनियम द्वारा 1774 ईस्वी में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस न्यायालय में प्राथमिक तथा अपील के अधिकार की अनुमति थी। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे प्रथम न्यायाधीश? सर एलिजा इम्पे। थर्ड पॉइंट है, बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए थे। ये पार्षद सैन्य तथा नागरिक प्रशासन से संबंध थे। निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था। जो निर्णय होते थे वो किस आधार पर? बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। फोर्थ पॉइंट है, कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल समेत उसकी परिषद को दे दिया गया, परंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसका फर्स्ट पॉइंट है, 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा होती थी। इसके सदस्यों में एक सदस्य ब्रिटेन का वित्त मंत्री यानी चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, दूसरा सदस्य विदेश सचिव तथा 4 अन्य सदस्य सम्राट द्वारा प्रीवी काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाते थे। सेकंड पॉइंट है, भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इन 3 में से एक स्थान मुख्य सेनापति को दिया गया। थर्ड पॉइंट है, मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की सहायता के लिए 3 सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट, इसका फर्स्ट पॉइंट है, भारत में सरकार का वित्तीय तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। सेकंड पॉइंट है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। थर्ड है, मद्रास और बम्बई की कानून बनाने की शक्ति को समाप्त करके सपरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1853 का चार्टर एक्ट, निर्देशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से कम कर 18 कर दी गई तथा इनमें से 6 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश राजा को दे दिया गया। निर्देशक मंडल के सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित की गई। सेकंड पॉइंट है, कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के एक प्रावधान के अनुसार, जिसमें यह विहित किया गया कि कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई है, ने किसी भी समय सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश क्राउन को हो जाने की संभावना का द्वार खोल दिया। आगे 1857 की क्रांति ने कंपनी शासन की असंतोषजनक नीतियों को उजागर कर दिया, जिससे ब्रिटिश संसद को कंपनी को पदच्युत करने का मौका मिल गया।
इस अधिनियम द्वारा निम्न प्रावधान किए गए हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। सेकंड है, अखिल भारतीय सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था से समृद्ध मसलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को बाध्य था। थर्ड पॉइंट है, अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत राज्य सचिव को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। अब भारत में शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कार्यवाहियों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। फोर्थ पॉइंट है, अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता के द्वारा की जाने लगी। फिफ्थ पॉइंट है, अब गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतिनिधि हो गया तथा उसे वायसराय की उपाधि मिली। सिक्स पॉइंट है, भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय घोषित कर दिया गया, जिस पर इंग्लैंड एवं भारत में दावा किया जा सकता था अथवा जो दावा दायर कर सकता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका फर्स्ट पॉइंट है, बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866, पंजाब 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। इन राज्यों में किसका गठन किया गया? विधान परिषदों का। सेकंड पॉइंट है, भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा कि अब भारतीय भी उस प्रक्रिया में शामिल होंगे। 1862 थर्ड पॉइंट है, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कर्निंग ने 3 सदस्यों दिनकर राव, पटियाला के महाराज और बनारस के राजा को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। ये कब? 1862 में। फोर्थ पॉइंट है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया, जिसमें बम्बई और मद्रास को पुनः विधायी कार्य दिए गए। फिफ्थ पॉइंट है, वायसराय को कार्य परिषद के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई। और सिक्स पॉइंट है, पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका फर्स्ट पॉइंट है, गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति करने के लिए विशुद्ध नामांकन के स्थान पर सिफारिश के आधार पर नामांकन की पद्धति लागू। सेकंड पॉइंट है, भारत सरकार की विधि निर्मात्री संस्था में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 तक कर दी गई, जिसमें कम से कम 40% गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था दी गई। थर्ड पॉइंट है, विधि निर्मात्री संस्थाओं को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार सीमित रूप में दिया गया। फोर्थ पॉइंट है, उत्तर पश्चिम प्रांत में 15 सदस्य, बम्बई, मद्रास, बंगाल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 8 से 20 कर दी गई। फोर्थ पॉइंट है, परंतु इस अधिनियम को व्याप्त विसंगतियों के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों के अधिनियम की जमकर आलोचना की। यह माना गया कि स्थानीय निकायों को चुनाव मंडल बनाना एक प्रकार से इनके द्वारा मनोनीत करना ही है। विधानमंडल को बहुत ही सीमित शक्तियां प्रदान थी, जैसे सदस्य अनुरूप प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से मना किया जा सकता था, कुछ वर्गों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं, जबकि कुछ को बहुत अधिक, जैसे बम्बई में 2 स्थान यूरोपीय व्यापारियों को दिए गए, जबकि भारतीय व्यापारियों को एक भी नहीं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले तथा वायसराय मिंटो के नाम पर प्रतिनिधि और लोकप्रियता के क्षेत्र में किए सुधारों का समावेश वर्ष 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम में किया गया। इन सुधारों के पीछे 2 घटनाएं मुख्य थी। प्रथम, अक्टूबर 1906 के आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम
प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की सुविधा मिले तथा द्वितीय मांग यह थी कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान बनाए गए जो निम्नवत है। कौन कौन से हैं? इसका फर्स्ट पॉइंट है केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिससे निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक ही रही। सेकंड पॉइंट है सर्वप्रथम पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत, साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत मिली। मुसलमानों को केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला। थर्ड पॉइंट है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य प्रथम सदस्य सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। फोर्थ पॉइंट है इस अधिनियम द्वारा विधान परिषदों के विचार विमर्श के कृत्यों में वृद्धि हुई। इसके माध्यम से उन्हें अवसर मिला कि वे बजट या लोकहित के किसी विषय पर संकल्प प्रस्तावित करके प्रशासन की नीति पर प्रभाव डाल सके। कुछ निर्दिष्ट विषय जैसे सशस्त्र बल, विदेश संबंध और देशी रियासतें इसके बाहर थे। भारत शासन अधिनियम 1919 मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय व केंद्रीय सरकार तंत्र की व्यवस्था की गई। प्रांतीय सरकार यानी कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, जिसमें कार्यपालिका है। वर्ष 1919 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत। इस व्यवस्था को मार्टिन्यू तथा चेम्सफोर्ड ने अपनाकर प्रांतीय सरकारों में पूर्ण स्थान दिया। इस आधार पर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को दो भागों में विभक्त किया गया। पहले भाग में गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी के सदस्य तथा दूसरे भाग में गवर्नर तथा मंत्रीगण थे। प्रांतीय विषय को दो भागों में विभाजित किया गया। कौन से भाग है? फर्स्ट है आरक्षित विषय। आरक्षित विषयों में सभी महत्वपूर्ण विषय थे जिनका शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के परामर्श से तथा हस्तांतरित विषयों का भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। सेकंड है हस्तांतरित विषय। प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर प्रांत के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषयों का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल आवश्यक होने पर आरक्षित विषयों में हस्ताक्षर कर सकते थे, किंतु हस्तक्षेप कर सकते थे जो भी विषय थे उसमें, परंतु जो हस्तांतरित है विषयों में उन्हें हस्तक्षेप करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। व्यवस्थापिका भी हमने क्या पढ़ा? कार्यपालिका पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका जिसका फर्स्ट पॉइंट है प्रांतीय व्यवस्थापिका की सदस्य संख्या में बहुत वृद्धि कर दी गई। इनमें से 70% सदस्य निर्वाचित होते थे। सेकंड पॉइंट है मताधिकार में वृद्धि के साथ साथ सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार किया गया। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। थर्ड पॉइंट है व्यवस्थापिका के सदस्य बजट को अस्वीकार कर सकते थे, किंतु गवर्नर आवश्यकता होने पर सदस्यों की अनुमति के बिना भी उसे पास कर सकता था। फोर्थ पॉइंट है प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाएं किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी, किंतु उसे पारित होने के लिए गवर्नर की अनुमति अनिवार्य थी। गवर्नर को प्रस्तावों को अस्वीकार
करने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। प्रांतीय परिषदों को अब विधान परिषदों की संज्ञा दी गई। केंद्रीय सरकार यानी कार्यपालिका, इसका फर्स्ट पॉइंट है मुख्य कार्यपालिका अधिकारी गवर्नर जनरल था। सेकंड है सभी विषयों को केंद्रीय एवं प्रांतीय दोनों भागों में बांटा गया। थर्ड है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 8 सदस्यों में 3 भारतीय नियुक्त किए गए, जिन्हें विधि, शिक्षा, उद्योग, श्रम, स्वास्थ्य जैसे विभाग सौंपे गए। फोर्थ पॉइंट है भारत प्रांत के आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप का गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। और फिफ्थ पॉइंट है गवर्नर जनरल को मांगों पर कटौती का अधिकार था। साथ ही वह केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को भी पारित कर अध्यादेश जारी कर सकता था। व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय संस्था बना दिया गया। केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद, केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन तथा राज्य परिषद उच्च सदन था। सदस्य प्रश्न पूछने, अनुरूप मांगों व स्थगन प्रस्तावों को ला सकते थे, बजट को अस्वीकार कर सकते थे, फिर भी बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना भी पारित किया जा सकता था। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का था तथा पुरुष ही केवल इसके सदस्य बन सकते थे, जबकि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था, जिसे गवर्नर जनरल की सहमति पर बढ़ाया भी जा सकता था। कुछ भारतीय सदस्यों को सरकार की स्थायी समितियों जैसे सार्वजनिक लेखा समिति, वित्त समिति आदि में भी नियुक्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत में 1861 ईस्वी में आरंभ हुई संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का अंतिम चरण वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। यह भी कहा गया है कि वर्ष 1935 का सुधार ब्रिटेन द्वारा भारत में अपना शासन बनाए रखने और संतुलन बनाए रखने के प्रयत्न में किया गया सर्वाधिक धूर्ततापूर्ण और आखिरी प्रयत्न था। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। कौन सा इसका फर्स्ट पॉइंट है? संघीय विधानसभा यानी व्यवस्थापिका द्विसदनीय होती थी, जिसमें राज्य परिषद यानी उच्च सदन तथा संघीय सभा यानी निम्न सदन थी। राज्य परिषद एक स्थायी सदन था, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात चुने जाते थे। इसकी अधिकतम संख्या 260 थी, जिसमें से 156 प्रांतों में चुने गए प्रतिनिधि तथा अधिकतम 104 रियासतों के प्रतिनिधि होते थे, जिन्हें संबद्ध राजाओं को मनोनीत करना था। सेकंड पॉइंट है सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था। मताधिकार में वृद्धि की गई। पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। थर्ड पॉइंट है धर्म एवं जाति आधारित निर्वाचन प्रणाली को आगे भी जारी रखने की व्यवस्था की गई। फोर्थ पॉइंट है प्रशासन के विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया, सुरक्षित एवं हस्तांतरित। सुरक्षित विषयों में विदेशी मामले, जनजातीय क्षेत्र, धार्मिक एवं रक्षा मामले थे, जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषदों को सलाह पर करना था। ये कार्यकारी पार्षद केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, यानी कि प्रशासन के विषयों को 2 भागों में विभक्त किया। कौन कौन से? सुरक्षित और हस्तांतरित। सुरक्षित में क्या था? सुरक्षित विषयों में विदेशी मामले, जनजातीय क्षेत्र, धार्मिक एवं रक्षा मामले थे, जिसका गवर्नर कौन था? प्रशासक का गवर्नर जनरल को कार्यकारी पार्षदों की सलाह पर करना होता था। ये कार्यकारी पार्षद केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। फिफ्थ पॉइंट है हस्तांतरित विषयों में वे सभी अन्य विषय जो सुरक्षित विषय नहीं थे
को शामिल किया गया। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल को उन मंत्रियों की सलाह से करना था जिनका निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा होता था। ये केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इन्हें त्यागपत्र भी देना पड़ता था। 6 पॉइंट है, संघीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। इसके सदस्यों में से 250 प्रांतों के और अधिकाधिक 125 सदस्य रियासतों के होते थे। रियासतों के सदस्य संबंधित राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जबकि ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधान परिषद द्वारा चुने जाते थे। 7 पॉइंट है, सभी विषय 3 सूची यानी केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में बांटे गए। सभी प्रांतीय विषयों का संचालन मंत्रियों द्वारा किया जाता था। ये मंत्री एक प्रमुख मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते थे। मंत्री अपने विभाग के प्रति जवाबदेह, फलतः व्यवस्थापिका में उनके विरुद्ध मतदान कर उन्हें हटाया जा सकता था। 7 पॉइंट है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। उन्हें स्वतंत्र और स्वशासन का अधिकार दिया गया, किंतु गवर्नर का विशेष अधिकार अभी भी बने रहे। 8 पॉइंट है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। 9 पॉइंट है, संघीय बैंक 1935 एवं संघीय न्यायालय 1937 की स्थापना की गई। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।